जय हिंद फ्रेंड्स। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैम कहां तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। जागना ही है, बस जागना ही है। जीवन का एक इतना महत्वपूर्ण शब्द है जागना। जीवन का एक महत्वपूर्ण शब्द है जागना। भागना नहीं है, जागना है। अभी मथुरा में एक वृंदावन में संत जी है, प्रेमानंद महाराज जी। शायद आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। प्रेमानंद महाराज जी 13 साल की उम्र से घर छोड़ दिए थे। दोनों किडनी फेल है, 15 साल से दोनों किडनी फेल है, और सरवाइव कर रहे हैं बिना दवा के। ध्यान साधना। आज आप टाइप करिएगा यूट्यूब पे प्रेमानंद महाराज। कहे जब मैं 11 साल का था तो मुझे एहसास हुआ कि यार एक दिन तो अम्मा मर जाएंगी, एक दिन पिताजी भी मर जाएंगे, तो यहाँ तो कोई कभी भी मर सकता है, तो जाने वाला जगत है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा आदमी मिले जो परमानेंट मेरे साथ रहे, और 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। जागना, ये जागना ही है। जिस व्यक्ति के अंदर जागृति आ गई, बस यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। कितने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, अगर 100 लोग भी जाग जाते हैं तो बहुत बहुत कल्याण होगा समाज का, देश का, राष्ट्र का, दुनिया का बहुत कल्याण होगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, हैदराबाद एंड कर्नाटक, बंगाल, अवध, मैसूर, जाट्स, राजपूत, बंगश, रोहिंग्यास, सिख और मराठा। और मराठा में हमने पहला पार्ट पढ़ा, मराठा स्वराज। किसने स्थापना की मराठा स्वराज की? मराठा स्वराज किसने स्थापना की? शिवाजी महाराज ने। मराठा स्वराज, मराठों का अपना राज्य, एक अपना व्यक्तित्व, एक अपना अस्तित्व, और यह स्थापना की शिवाजी ने। किसका फायदा उठाया? मुगल और डेक्कनी स्टेट्स के झगड़े का। और शिवाजी ने कहा कि लड़ते हम हैं, मारते हम हैं, और मजा कौन लेता है? या तो मुगल मजा लेते हैं या डेक्कनी राज्य। तो हम अपना खुद का राज्य बनाएंगे। और 1674 1674 में शिवाजी अपने इस उद्देश्य में सफल हुए। 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई। 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई। और जब शिवाजी की डेथ हुई तो अब उनका उत्तराधिकारी बने संभाजी। सिक्सटीन 1680 से 1689 संभाजी। 1680 में संभाजी मराठा स्वराज के राजा बने, छत्रपति। और 1680 में औरंगजेब का बेटा अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध, वो अकबर नहीं, ये औरंगजेब का बेटा है अकबर, उसने अपने पिता के विरुद्ध और पिता की गलत नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कौन सी नीति? राजपूत नीति। उसने औरंगजेब से कहा कि अब्बा ये क्या कर रहे हो यार, ये राजपूत, ये हमारा स्तंभ है, आधार, इनके बल पे हमने साम्राज्य बनाया है, और तुम इन्हीं से झगड़ा कर रहे हो, वो अननेसेसरी कर रहे हो। एक झगड़े की वजह होती है, बिना मतलब कर रहे हो। भाई आपने मारवाड़ में एक आदमी को राजा बनाया,
जनता उसको राजा नहीं मान रही है, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? जनता नहीं मान रही है उसको। जब जनता नहीं मान रही है तो आप मान लो कि कोई बात नहीं, ठीक है, जो जनता का मत है वो हमारा मत है, हटाओ मेवाड़। इसने विद्रोह कर दिया, राजपूतों ने इसका समर्थन कर दिया, राजपूतों ने इसका समर्थन कर दिया। औरंगजेब ने एक चाल चली, जहां राजपूतों का डेरा लगा हुआ था, टेंट, वहां पे उसने कुछ पत्र फेंकवा दिए, लेटर्स, और उन लेटर्स में यह लिखवा दिया अकबर की तरफ से कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, जो इन राजपूतों को बहलाकर तुम यहां तक ले आए। अब हम दोनों बाप बेटे मिलकर इन राजपूतों को मारेंगे। देखो, राजनीति, राजनीति एक ऐसी नीति है जिसमें कोई नीति काम ही नहीं करती, करती ही नहीं। अब राजपूतों ने सोचा कि ये लड़का तो हमें धोखा दे रहा है, राजपूतों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब जब राजपूतों ने उसका साथ छोड़ा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो अकबर ने दक्कन की तरफ रुख किया और संभाजी के दरबार में शरण ली। संभाजी ने कहा, आओ यार, कोई बात नहीं, हमारे अब्बा तुम्हारे अब्बा से बहुत लड़ाई जिंदगी भर, और टेंशन मत लो, तुम हमारे यहाँ आओ, हम तुमको शरण देंगे। और अकबर ने संभाजी के यहां शरण ली। और जब अकबर ने संभाजी के यहां शरण ली तो औरंगजेब का जो धैर्य का बांध है वो टूट गया। ने कहा, यार, जिंदगी भर तुम्हारे पिता ने मुझे परेशान किया, और अब तुम भी बदतमीजी करोगे मेरे साथ। और 1680 में औरंगजेब ने दक्कन की तरफ रुख किया। 1680 में औरंगजेब ने दक्कन की तरफ रुख किया और वापस उत्तर फिर कभी लौटकर नहीं आया, आया ही नहीं। वहीं इसकी मृत्यु हो गई 1707 में। एक बार ये दक्कन पहुंचा, आया ही नहीं। दक्कन पहुंचा, मराठों से लड़ाई शुरू हो गई। 1689 में संभाजी को पकड़ लिया। संग्रामेश्वर एक जगह है, वहीं पर संभाजी को पकड़ लिया। 1689 में संभाजी को पकड़ लिया संग्रामेश्वर के पास। संभाजी ने सरेंडर करने से मना कर दिया, सजदा करने से मना कर दिया, और मना किया तो किया, औरंगजेब की बेइज्जती भी की। औरंगजेब की। और 1689 में उसने संभाजी की हत्या करा दी। संभाजी वॉज किल्ड। संभाजी का बेटा था शाहू। शाहू और उसकी माता जी को बंधक बना लिया। तो 1689 में संभाजी को पकड़ लिया, संभाजी की हत्या कर दी, और 1689 में शाहू और उनकी माता जी को बंधक बना लिया। अब सतारा की जो गद्दी है उस पे वैक्यूम। मराठा राजा है ही नहीं, मराठा राजा है ही नहीं। अब इसे काम करना चाहिए था, बड़ा प्यारा सा, जो शायद किसी ने इसको सद्बुद्धि नहीं दी। इसे किसी मराठा सरदार को पकड़ना चाहिए था, शिवाजी के परिवार से, जो इसका सपोर्टर हो, और उसको सतारा की गद्दी पर बिठा देना चाहिए और उससे समझौता करके उत्तर चला आना चाहिए।
दे दी ना सजा तुमने। अब चेस बोर्ड पर राजा नहीं है, सोच के देखना, सोचो आराम से। चेस का बोर्ड है, उस पर राजा नहीं है, बिना राजा के खेल कैसे होगा? चेस और राजशाही मोनार्की दोनों बराबर है। अगर राजा गायब, खेल खत्म। अगर राजा गायब, खेल खत्म। चेस बोर्ड पर राजा नहीं है, कैरम खेलेंगे। औरंगजेब में एक चीज की भारी कमी थी, और वो कमी जिसके अंदर होती है, कम से कम वो राजा नहीं बन सकता। या तो आप उस चीज का विकास करिए, और उस चीज को कहते हैं कॉमन सेंस। राजा हो तुम किसी को व्यक्तिगत क्यों ले रहे हो? पर्सनल। तुम राजा हो, मुलायम सिंह यादव जी की डेथ हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी सफाई पहुंच गए, क्योंकि अखिलेश यादव जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी कॉम्पिटिटर हैं, प्रतिस्पर्धी, दुश्मन नहीं है। सारे भाजपा के नेता पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। तुम्हारे गांव में कोई भाजपा का व्यक्ति मर जाए, सपा का व्यक्ति मर जाए, तो एक दूसरे को श्रद्धांजलि नहीं देंगे, कहेंगे बहुत अच्छा वो मर गया। तुम्हें ये सारी घटनाएं दिखाई नहीं पड़ती? राजनीति में व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता, ये खेल है। राजनीति में व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता, ये खेल है। इसने चीजों को व्यक्तिगत ले लिया, अब राजा नहीं है। अब तुम गौर करो, सतारा की गद्दी पे राजा नहीं है कौन? मराठा सरदार, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और इस परिस्थिति में राजा राम इन्होंने विद्रोह का झंडा उठाया। अब ये उत्तर आता था, मराठा दक्षिण से पत्थर मारते थे, ये दक्षिण आता था, वो पूरब से मार देते थे, ये पूरब आता था, वो पश्चिम से मार देते थे। यही गलती नेपोलियन ने की स्पेन में। राजा नहीं है, हरजाना किससे लोगे? राजा नहीं है, हरजाना किससे लोगे? साम्राज्य वैसे ही आर्थिक संकट का शिकार, फाइनेंशियल क्राइसिस, और तुमको अपना ईगो बचाने के लिए दक्षिण में पैसे की जरूरत। और दक्कन औरंगजेब के लिए क्या बन गया? अल्सर। जैसे स्पेन नेपोलियन के लिए अल्सर बन गया, वैसे दक्कन नेपोलियन के लिए बन गया अल्सर। 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई, डेथ ऑफ राजा राम। 1700 राजा राम की मृत्यु हो गई, और जब राजा राम की मृत्यु हुई तो यहीं पर मराठा हिस्ट्री में एक नए कैरेक्टर का जन्म हुआ।
ताराबाई, इन्होंने मुगलों के खिलाफ झंडा उठा दिया कि हम लड़ेंगे। राजा राम की पत्नी ताराबाई, इन्होंने कहा हम लड़ेंगे। और मां जब भी लड़ेगी तो अपने बेटे के लिए लड़ेगी। शाहू इनका बेटा नहीं है। मां जब भी लड़ेगी, चाहे वो केकई हो और चाहे ताराबाई, मां जब भी लड़ेगी वो अपने बेटे के लिए लड़ेगी। लड़ना बहुत जरूरी है जिंदगी में, लेकिन औरंगजेब की तरह नहीं। लड़ना बहुत जरूरी है। जिंदगी युद्ध ही तो है, और है क्या? तुम बहुत गौर से देखो अपनी जिंदगी को। आज एक काम करो, क्लास के हाथ बैठो, सोचो कि लड़ ही तो रहे हो। वो कल मैंने डायग्राम बना के दिया ना कि युद्ध चल ही रहा, जब से पैदा हुआ युद्ध चल रहा है। और एक सपना दिया गया है कि कल खुशी होगी। हाई स्कूल टॉप कर जाओगे तो खुशी होगी, इंटर टॉप कर जाओगे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, आईआईटी क्वालिफाई कर जाओगे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, आईएएस बन जाओगे जीवन व्यवस्थित। बस ये एक हर बार अब बुढ़ापे में कुछ करने को तो बचा नहीं। एक और मुद्दा पकड़ा दिया बुढ़ापे में कि जन्नत, स्वर्ग, एक माला ले लो घुमाओ। अब स्वर्ग में जाओगे तो खुशी मिलेगी। कैसे बहलाता है जीवन। खुशी एक ही है, इस संघर्ष को शांति से लड़ना, और कोई खुशी ही नहीं है। इसको तुम अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। लड़ना तो है ही है। इस संघर्ष को जो हमारे जीवनों में चल रहा है, इस संघर्ष को शांति से, क्या विरोधाभास है संघर्ष और शांति। वॉर एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय ने यही किताब लिखी है। संघर्ष को शांति से लड़ना। लड़ना तो है ही है, बचोगे है ही नहीं, संभावना ही नहीं। आज सुबह 5 बजे नहीं उठोगे, कल कहीं नौकरी लग जाएगी, वो बुला लेगा 5 बजे। जाओ देखो तुम्हारी सोसाइटियों में, दिल्ली में, मुंबई में, गार्ड जो नौकरी कर रहे हैं रात रात भर जग रहे हैं। कभी उन्होंने फैसला किया होगा कि भैया हम रात में नहीं जग पाएंगे भैया, आज जग रहे जीवन जीने के लिए। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो मैंने एक दिन गार्ड से पूछा, मैंने कहा भैया रात भर कैसे जगते हो? शुरू से जगते थे? अरे कहा नहीं भैया हम तो रात में सोते थे, सुबह 10 बजे 11 बजे उठते थे। हमको तो कभी लगता ही नहीं था कि हम सुबह उठ पाएंगे। लेकिन भैया अब जीवन जीने के लिए रात भर जगना पड़ता है। सैलरी कितनी? 20,000। मात्र 20,000 रुपए महीने के लिए एक व्यक्ति को रात भर जगना पड़ता है, झूलता है उसी में। नींद आती है, आंख खुल जाती है, चौकीदार है, गार्ड है, सो तो सकते नहीं। टहलता है, घूमता है, मोबाइल देखता रहता है। सोचो कितना गंदा संघर्ष चल रहा है। इन सबकी फोटो खींच लिया करो। इनको जब देखो, इनकी फोटो खींच लो कि देखो बेचारे को। अभी सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, आजकल एक नई गैंग है कूड़ा बीनने वालों की। 2 बजे रात में झोला वोला लेके चल देते हैं, जल्दी करने के चक्कर में कि फला फला जगह पे बोतलें पड़ी होंगी, फला फला जगह पे सामान पड़ा होगा, हम जल्दी जाके उठा ले। वहां होड़ है। जो 5 बजे उठ के निकलता है उसको कुछ मिलता ही नहीं।
लड़ना तो है ही है। लेकिन लड़ना कहा कैसे? सबसे नहीं लड़ना, और मां बाप से तो बिल्कुल नहीं लड़ना है। अब तुमने एक रिक्शा वाले से कहा कि भैया हमको जरा आगे तक छोड़ दो, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, तुमने पिस्टल निकाली, गोली मार दी, ये क्राइम है। तुमको कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मृत्युदंड। तुम ऑटो वाले से लड़ गए, तुम मेट्रो में सीट के लिए लड़ गए, लेकिन तुमने एक टेंडर डाला 5,000 करोड़ का, नेशनल हाईवे अहमदाबाद से सिलगुड़ी, और तुम टेंडर लेने गए और राइवल ठेकेदार भी पहुंच गया और गोली चल गई, गोली चल गई, 5 लोग मर गए, 25, पर टेंडर तुम्हें मिल गया। ये है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तुम में से बहुत लोग अभी भी लेटे ही होगे, कमरे में हो ना, पड़े होगे, पड़ा हो गया अभी भी, भगवान ही का हो रहा है। संघर्ष करना ही है। हर उम्र में फितूर होता है जुदा, कभी खिलौना, कभी माशूका, कभी खुदा। हर उम्र में फितूर होता है जुदा, कभी खिलौना, कभी खिलौने के लिए लड़ रहे हो, कभी माशूका और कभी खुदा। तो लड़ना है, पर यह पता करना है कि किसके लिए लड़ना है। तो देखो अरविंद केजरीवाल जी सबको लेकर आए 2008 में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अच्छा, सबको पकड़ लाए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अन्ना हजारे जी को खड़ा किया, किरण बेदी जी को खड़ा किया, कुमार विश्वास जी को खड़ा किया, सबको खड़ा किया, और खुद बीच में खड़े हो गए और सबकी रोशनी खींच ली। लोगों ने कहा यार देखो ये बेचारा, देखो बेचारा शर्ट वर्ट बाहर किए हुए बेचारा, कैसे बेचारा जो है हमारे लिए लड़ रहा है। लोगों ने कहा भैया करप्शन के खिलाफ लड़ने का क्या उपाय है? बोले आप, बोले हम, अरे बोले हम नहीं, आप, पार्टी। लोगों ने कहा आप पार्टी? बोले हाँ पार्टी, पार्टी बन गई। बोले अब हम सत्ता में जाके और करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। लोगों ने कहा वो भी ठीक है, और केजरीवाल जी बन गए सीएम। उनके डेप्यूटी सीएम करप्शन के चार्ज में अंदर चले गए। बस यही खेल है, सब खेल रहे हैं, सब जिसका जहां लग जाए। ऐसा नहीं है, जब मैं किसी एक एग्जाम्पल को दूं तो आप मत समझो कि मैं इसी की बात कर रहा हूं, सभी यही कर रहे हैं, सभी। ये नियम है सत्ता का, ये नियम है राजनीति का। तो लड़ना है, तो ताराबाई जी ने 1700 से संघर्ष छेड़ दिया। अब एक गद्दी है सतारा, यहां के दावेदार है शाहू, लेकिन वो बंधक है किसके? औरंगजेब के। तो 1700 के बाद ताराबाई जी ने क्या किया कि कोल्हापुर को एक नया पावर सेंटर बना दिया, और यहां पर अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को बिठा दिया, और इस तरह से अब मराठा साम्राज्य में
दो केंद्रों का उदय हो गया। 1700 के बाद यह बात समझने वाली है कि मां जब भी लड़ेगी अपने बेटे के लिए लड़ेगी। तो राजा राम जी के मृत्यु के बाद ताराबाई ने संघर्ष जारी रखा, और जब उन्होंने संघर्ष जारी रखा तो किसके लिए? अपने बेटे के लिए। सतारा में जब भी शाहू जी बाहर निकलेंगे तो सतारा में वो बैठेंगे, तो मेरा बेटा कहां बैठेगा? तो एक नया सेंटर पैदा कर दिया, कोल्हापुर। और 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई, सत्रह सौ सात में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो अब परिस्थिति क्या है? टू मराठा पावर सेंटर्स, टू मराठा पावर सेंटर्स। कौन कौन सा? सतारा और कोल्हापुर। सतारा और कोल्हापुर। यह था 1707 में मराठों की स्थिति। दो पावर सेंटर, एक सतारा, एक कोल्हापुर। बहादुर शाह बना राजा। बहादुर शाह हम चर्चा कर चुके। बहादुर शाह बना राजा, और बहादुर शाह को यह एक बड़ा अवसर मिला। ये जो दो पावर सेंटर है, ये बहादुर शाह के लिए अवसर बन गए। किस बात के? सिविल वॉर के, गृह युद्ध। अब यहां पर ताराबाई की फैमिली है, और जो लड़ना जानता है वो कभी सत्ता छोड़ेगा नहीं। तो बहादुर शाह ने क्या किया कि 1708 में शाहू जी को छोड़ दिया। शाहू जी को रिलीज कर दिया कि जाओ भैया। बहादुर शाह ने 1708 में शाहू जी को रिलीज कर दिया, लेकिन लेकिन यह डिक्लेयर नहीं किया कि मैं किसको राजा मानता हूं। लड़ लो। 1708 में बहादुर शाह ने शाहू जी को रिलीज कर दिया, डायग्राम देखो। 1708 में बहादुर शाह ने शाहू जी को रिलीज कर दिया कि जाओ भैया, लेकिन यह एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं किसको पावर सेंटर मानता हूं। यानी उसकी कैलकुलेशन क्या थी कि मैं शाहू को छोड़ दूंगा, शाहू सतारा पहुंच जाएंगे, दोनों के बीच सिविल वॉर हो जाएगा। और हुआ। और हुआ, उसकी कैलकुलेशन सही बैठ गई। 1708 उसने शाहू जी को, महाराज को रिलीज कर दिया, लेकिन लेकिन यह फाइनल नहीं किया कि असली मराठा राजा कौन।
और यही से शुरू हुआ, 1708 से शुरू हुआ सिविल वॉर। गृह युद्ध अमंग मराठास। 1708 में शुरू हुआ सिविल वॉर अमंग मराठास, गृह युद्ध चढ़ गया। अब शाहू जी अब शाहू जी तो 1689 से मुगलों के बंधक, इनका पूरा बचपन कटा बंधक के रूप में। ये दक्कन की राजनीति के बारे में कुछ जानते नहीं थे। ये दक्कन की राजनीति के बारे में कुछ जानते नहीं थे। और कोल्हापुर, इसकी स्थिति स्ट्रांग थी। अब आप पैदा हुए मुंबई में, आपका गांव है पूर्वी यूपी में, गोरखपुर में। ऐसे सोचिए कि आप पैदा हुए मुंबई में, राम मुंबई में पैदा हुआ, और श्याम बचपन से अपने गांव में रहा। गोरखपुर का एक गांव है बैजूडिया, चौरी चौरा में है बैजूडिया, और श्याम जीवन भर गांव में रहा। और आप पैदा हुए पले बड़े मुंबई में। तो इस आदमी का जो सोशल बेस होगा अपने गांव में, वो मजबूत होगा। ये 20 साल से गांव में रह रहा है, तो इसका सोशल बेस अपने गांव में बहुत मजबूत होगा। और आप 20 साल बाद गोरखपुर पहुंचे अपने गांव में कि भैया हमको हमारी जमीन चाहिए, तो समाज तो आपके तरफ नहीं खड़ा होगा। समाज तो आपसे पूछेगा कि तुम कौन हो भैया? बोले हम फलाने के बेटे हैं। हाँ, तो अब जाओ जो वहां थे। तो शाहू का जो सामाजिक आधार था वो कमजोर था। लिख लो यही नोट करके कि दक्कन में शाहू का जो सामाजिक आधार था वो कमजोर था। नोट करके लिख लो, सोशल बेस ऑफ शाहू, सोशल बेस ऑफ शाहू इन डेक्कन वॉज वीक। शाहू जी का जो दक्कन में सामाजिक आधार था वो कमजोर था। और इस पूरी लाइन को इनबॉक्स कर लो। और जब तुम किसी कमजोर का साथ दोगे, उसके इंटरेस्ट को पूरा करोगे, तो वो अपनी उपलब्धि में तुमको हिस्सा देगा। अब देखो, सिविल वॉर और शाहू का दक्कन में सामाजिक आधार कमजोर कमजोर है। इनको कोई जानता ही नहीं, इनको कोई जानता ही नहीं। तो जो शाहू जी की मदद करेगा, शाहू जी जो शाहू जी की मदद करेगा और जो शाहू जी को मजबूत बनाएगा, वो शाहू जी की उपलब्धि में हिस्सा लेगा। नियम है ये।
ये जीवन का नियम है, ये सब नियम है। यहां कोई किसी के लिए बिना मतलब को कुछ भी नहीं करता। देखो, अभी तुम्हारी समाज में यूटिलिटी नहीं है, अभी तुम मात्र एक छात्र हो, प्रतिस्पर्धी हो, कॉम्पिटिटर हो। होली आ रही है, कोई एक मिठाई खिलाने वाला तुमको नहीं है, और जाओ इस वक्त अफसरों के घरों पे, आईएएस टीसीएस मंत्री, हाँ, गुझिया पे गुझिया, मिठाई पे मिठाई आ रही चारों तरफ से, कोई खाने वाला भी नहीं है। जिनके घर में कोई खाने वाला नहीं है, कोई बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, साहब डाइट कॉन्शियस है, मैडम डाइटिंग कर रही है, कौन खाएगा मिठाई? कपिल शर्मा के शो में कपिल शर्मा ने जॉन अब्राहिम से पूछा कि एक मीठा खाने के लिए अगर आपको कोई 10,000 रुपए दे, उसने कहा नहीं खाऊंगा। बोले 10 लाख, बोले नहीं खाऊंगा। बोले 1 करोड़। ये नियम है, ये संसार का नियम है। तुम बस एक काम करो, तुम्हारी जिंदगी इतनी महान हो जाएगी कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तुम जागो, तुम कहोगे मैं तो जागा हूं। अरे ये तो आंख खुलना जागना नहीं है, तुम जागो और देखो। ये न्यूटन का चौथा लॉ है, जागो और देखो। और बस यही का, ये छोटा सा सूत्र है, बहुत छोटा सा। और जैसे ही ये करोगे, वैसे ही तुम्हारी समझ का विकास होना शुरू हो जाएगा। बड़ा प्यारा और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, सिर्फ जागो और देखो। अभी बेरोजगार हो तुम, तुम्हारे पापा क्लर्क हैं, कोई बहुत बड़े घर से भी नहीं हो, और किसी घर चले गए किसी लड़की का रिश्ता मांगने, और बहुत मारा उसका बाप पटक के, बहुत मार मारा, बाप ने मारा, मां ने मारा, भाइयों ने मिलकर मारा, तुम बच के निकल आए, यही बहुत बड़ी बात। और कल तुम आईएएस हो गए, और कल तुम आईएएस हो गए, और फिर गए रिश्ता मांगने, और पूरा परिवार तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है कि अरे भैया बता दिए होते, हम खुद ही लेके आ जाते। और तुमने कहा कि आपकी तो 2 बेटी है। हाँ, उन्होंने कहा 2 है, तुम दोनों से कर लो, दोनों से करोगे, दोनों से करो। राजा महाराजा तो 2-3 करते ही है भैया। देखो, देखो, जागो और देखो, तुम्हारी समझ बढ़ती चली जाएगी। सिंपल, कोई किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ ही तो बढ़ानी है। और जैसे तुम समझने लगोगे, समझ का एक जादू है, समझ का एक जादू है। जैसे ही तुम समझने लगोगे, पता है क्या घटेगा? बड़ी जबरदस्ती तुम्हारे जीवन में घटेगी, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा। कि तुम उलझे हो, ये कम होने लगेगा। देखो लोग कैसे अपने से नीचे लोगों को राय देते हैं। किसी आईएएस अफसर को देखो, अपने चपरासी को राय देगा, देखो तुम ऐसे किया करो, ऐसे खाया करो, ऐसे रहा करो, अपने बच्चे को ऐसे बताया करो। और वही आईएएस ऑफिसर जब किसी मिनिस्टर के सामने होता है, तो मिनिस्टर की बात सुन रहा होता है, मिनिस्टर आईएएस को बता रहा होता है कि गुप्ता जी, जी साहब, अरे आप आइसक्रीम खाया करिए वनीला, जी जी साहब मैं खाता हूं साहब। बस यही दुनिया है। और जैसे ही तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा, तुम्हारी क्षमता बढ़ने लगेगी।
और जैसे ही तुम्हारी क्षमता बढ़ने लगेगी, तुम्हारी उपलब्धि बढ़ने लगेगी। स्टूडेंट है आईएएस, तो जब उसका आईएएस का इंटरव्यू आया, समय आया, तो उसकी बुआ ने अपने पैतृक मकान में क्लेम कर दिया। मेंस क्वालिफाई कर लिया उसने। जब मेंस क्वालिफाई कर लिया तो उसकी बुआ ने जो पैतृक मकान था जिसमें वो लोग रहते थे, पिताजी लोग, उसका परिवार रहता था, उसमें क्लेम कर दिया कि इसमें आधा हिस्सा हमारा है। सोचो, लड़का इंटरव्यू देने जा रहा है, सगी बुआ पैतृक संपत्ति में क्लेम कर रही है कि इसमें आधा हिस्सा हमारा है। कभी नहीं कहा। अमेरिका में रहती है। उसने हमको बताया कि सर घर में तो बवाल हो गया। हमने कहा तू एक काम कर, छोड़ दे मकान तुरंत। पापा से कहते तो मकान ही छोड़ दे, किराया ले ले बेटा, छोड़ दे। अरे कहा सर करोड़ों, अरे मैंने कहा भाड़ में गए, तू अरबों का आदमी करोड़ों के चक्कर में पड़ा है। तुम सब अरबों रुपए के लोग। मोदी जी लड़े कभी अपने परिवार, मकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए? छोड़ दिए। लेकिन दूसरी तरफ लड़ते रहे। तुम में से बहुत लोगों को चिंता होगी कि हमारे खेत में पेड़ लगा था और इस पटीदार हमारे काट लिए होंगे। तुमको तो पूरा जंगल काटना है ना। इसलिए तो कहते हैं राम और कृष्ण की फोटो लगाओ सामने। तुरंत नहीं लड़ना है, पहले शक्ति का विस्तार करना है। भाई जो भगवान कृष्ण खुद निकल के आ सकते हैं जेल से, वो माँ बाप को भी तो निकाल सकते हैं। नहीं निकाला, शक्ति का विस्तार किया बाहर निकलकर, फिर युद्ध किया। तुम आज ही करना चाहते हो। हवा चल जाए हिल रहे हो, आंधी आ जाए गिर पड़ो। किसी की शादी में गए, किसी ने पानी नहीं पूछा, टेंशन में हो तुम। बड़की मामी की बिटिया की शादी में गए थे और एक लड्डू कोई पूछा नहीं। हमें लड्डू रखे थे, खा लेते उठा के। उल्टी सीधी बातों में जिंदगी को उलझा के रखे, उल्टी सीधी बात। कि बड़ी बुआ आई थी, जाते 1 रुपया भी मेरे हाथ पे जाते जाते नहीं रखी। सिर्फ वाहियात पने की बातें। कौन हो तुम? क्यों तुम्हारे हाथ पर ऊपर रखे? भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भिखारियों को नहीं। भगवान यानी शक्ति। इस संसार में भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भगवान को। भिखारियों को चढ़ावा नहीं चढ़ता। भिखारियों को दान दिया जाता है। वो जो मंदिर के बाहर लोग बैठे हैं उनको दान। जो अंदर पत्थर की मूर्ति है उसको चढ़ावा, पैसा दोनों जगह दिया जा रहा है। फर्क है, बाहर ताव में दिया जा रहा है, ये ले 5 रुपए रख ले, और अंदर झुक के दिया जा रहा है कि मालिक तन मन धन सब अर्पित तुमको। काहे मरे जा रहे हो? क्यों मरे जा रहे हो? अगर जीवन में उपलब्धि बढ़ानी है तो ये काम करो। कभी किसी रिक्शे वाले के पास खड़े हो जाओ, देखो उसे, यार इसको किसी ने कभी अपना रिश्तेदार नहीं कहा यार, इसको किसी ने होली में मिठाई नहीं भिजवाई यार, मुस्कुराओगे तुम। अभी बेरोजगार हो, किसी स्त्री से कह दो कि मुझसे शादी कर लो, कहेगी नहीं नहीं, मैं तो पापा की मर्जी से ही करूंगी, नहीं तो पापा हार्ट के पेशेंट है ना। तुम प्रयोग नहीं करते। गांधी जी ने बड़ी अच्छी बायोग्राफी लिखी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तुम भी करो, कौन रोक रहा है?
पर तुम तो गांधी जी को गाली दोगे। हाँ गांधी जी, गांधी जी भैया बहुत गंदे आदमी थे। अच्छा, तुम्हारा आम चुराए थे? नहीं नहीं भैया। जागो भारत जागो। जागोगे, सब दिखाई पड़ने लगेगा। जब सब दिखाई पड़ने लगेगा, समझ आने लगेगा। जब समझ आने लगेगा, मजा आने लगेगा। जब मजा आने लगेगा, डिस्ट्रैक्शन खत्म। अब तुम किसी की शादी में जाओ, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, तुम कोने में खड़े रहोगे, एक मिठाई खाए, खाना खाए, चुपचाप नमस्ते किए चले गए, घर पे आके बैठ के पढ़ोगे। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो रात भर से कॉपी में गोदागादी करोगे। तो साहू जी महाराज कमजोर हैं। अब जो भी उनकी मदद करेगा वो साहू जी महाराज की उपलब्धि में हिस्सा लेगा। तो अब साहू जी महाराज का सेवियर कौन बना? साहू जी। 1708 से 1749 इनका सेवियर। इनका सेवियर बना बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ कैरियर की शुरुआत कैसे की? राजस्व अधिकारी के रूप में, रेवेन्यू ऑफिसर। कैरियर की शुरुआत की रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में। लेकिन साहू जी महाराज को समर्थ कूटनीतिक, डिप्लोमैट बुद्धि। इस दुनिया में तुम्हें जिताने में तुम्हारी बुद्धि बहुत काम आएगी, बस इस दुनिया में। उसकी लिमिट है, इस दुनिया के बाहर कुछ नहीं कर पाएगी। और जो दूसरी आध्यात्मिक दुनिया है वहां भाव चलता है, इसलिए बुद्धि वाले वहां फेल हैं। वहां प्रोडक्ट ही अलग है। हाँ, लेकिन इस दुनिया में अगर तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण होती चली जाए, धारदार। बालाजी विश्वनाथ को समझ में आ गया कि बॉस साहू को मेरी जरूरत है। तो बालाजी विश्वनाथ बन गए मुलायम सिंह यादव के अमर सिंह। ऐसे याद कर लो। सहारा को मिला दिया, अमिताभ बच्चन को मिला दिया, मुलायम सिंह यादव के सामने राजनाथ सिंह, मायावती। अब जो मुलायम सिंह यादव को ताकतवर बनाएगा, मुलायम सिंह यादव उसको अपना डेपुटी बनाएंगे, राज्यसभा भेजेंगे, अपना भाई बनाएंगे। तो बालाजी विश्वनाथ साहू जी के बन गए अमर सिंह। अमिताभ बच्चन को पकड़ लाए, महानायक। हिंदुस्तान में वोट कौन देता है इकोनॉमी के आधार पे? हिंदुस्तान में वोट इमोशन में लोग देते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को सांसद बना दिया, ऐसे ऐसे लोगों को। उनसे अगर पूछो महंगाई क्यों बढ़ रही है, कहेंगे महंगाई नहीं महंगाई। अच्छा मोदी जी महंगाई कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। कैसे करेंगे? नहीं मोदी जी अपनी तरह से करेंगे। अरे भैया आप सांसद हैं, आप बताओ कैसे करेंगे। नहीं करेंगे वो। और तुमको कभी कभी देख के लगता होगा कि वाह अरे प्रभु, वाह।
तुम्हें अदनान सामी का गाना आएगा, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, हमको भी तो लिफ्ट करा दे। करा देगा, तुम बस शांत हो जाओ मन से, करा देगा। यही सूत्र तो बता रहा हूं तुम्हें। ये बालाजी विश्वनाथ, साहू जी, मुलायम सिंह यादव, बालाजी विश्वनाथ, अमर सिंह लेकर आए अमिताभ बच्चन को कि आप चुनावी रैली करो अमिताभ बच्चन के साथ। 10-10 लाख की भीड़ गिरी पड़ी आ रही है, मरे जा रहे हैं। अरे भैया, अरे भैया, भैया भैया हमको भी दिखा दो भैया, अरे भैया महानायक आ गया, भैया महानायक आ गया। बोले पैसा, बोले ये सुब्रतो सहारा है, ये लो। बोले पंडितों का वोट कैसे मिलेगा? बोले ज्ञानेश्वर मिश्रा। बोले ओबीसी का वोट, बोले ओबीसी का वोट दिलाएंगे ना। बाराबंकी के एक लीडर थे, ओबीसी लीडर, अब तो बेचारे की डेथ हो गई। बोले मुसलमान, बोले मुसलमान की चिंता क्यों कर रहे हो, आजम खान को पकड़ के लाएंगे ना बॉयज। ये देखो, ये तो 90 के दशक में 1708 में किसको शक्ति की जरूरत है? शाहू जी को। और 1990 के दशक में किसको शक्ति की जरूरत है? मुलायम सिंह यादव जी को। इस शक्ति की पूर्ति किसने की? अमर सिंह ने। अरे भाई, वो गोंडा से सांसद भी रहे, वो जो ओबीसी लीडर थे वो गोंडा से सांसद भी थे। अमर सिंह किसको लाए? अमिताभ बच्चन को, सुब्रतो सहारा को, आजम खान को, ज्ञानेश्वर मिश्र को। और इस तरह अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव की स्थिति को मजबूत किया। तो जो काम अमर सिंह ने किया मुलायम सिंह यादव जी के लिए, वही काम बालाजी विश्वनाथ ने किया। किसके लिए? शाहू के लिए। ऐसे पढ़ो यार, और पढ़ो जरूर। ऐसे पढ़ो ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? इसका परिणाम यह हुआ कि 1713 में शाहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को बना दिया पेशवा। मुलायम सिंह यादव जी ने अमर सिंह को बना दिया राज्यसभा सदस्य, समाजवादी पार्टी का महासचिव। हाँ, उस ओबीसी लीडर का नाम था बेनी प्रसाद वर्मा। अब तो बेचारे रहे नहीं। ऐसे पढ़ो यार, नाच नाच के पढ़ो, गा गा के पढ़ो, सोचो, डिस्ट्रैक्शन हटा दो, मन खाली। तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ है, और उलझा हुआ दिमाग में फोटो नहीं बनती। पानी में पत्थर मारो, कंकड़, लहरें उठ रही हैं, उसमें तुम्हारी इमेज नहीं बनेगी। देखो कभी, बाल्टी में पानी भरो और हिला दो बाल्टी के पानी को, और फिर ऐसे देखो, तुम्हारी इमेज नहीं बनेगी। वही हाल तुम्हारे मन का है, लहरें उठ रही, लहरें कि यार भगवान हमारे पास कब गाड़ी होगी, हमारी बीवी कब आएगी भगवान, भगवान मेरा पति कब आएगा भगवान।
भगवान मैं कब जाऊंगा लास वेगास, भगवान मैं कब अय्याशी करूंगा भगवान। सब करे ले रहे भगवान, सब लूटे ले रहे, सब भागे जा रहे भगवान। और इन परिस्थिति में तुम चाहते हो कि एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, कभी नहीं घुसेगी। उसका फायदा कौन उठाएगा? कोई ना कोई तो उठाएगा ही। तो लोग दिल्ली से ऐड करेंगे, तरीकी ऐड, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। तो तुम बोले ये बात तो है यार, दिल्ली चले तो कुछ मजा आए। अब तुमने इन लहरों को शांत किया नहीं और तुम दिल्ली पहुंच गए। अब उन्होंने तो अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन साल भर बाद फिर तुम खड़े हो वहीं से। मजा नहीं आया यार। तुम ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म कर रहे हो, क्रीम पाउडर लगा के अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हो। कब तक? बाहर से सौंदर्य ला रहे हो, बाहर से अंदर लाओ, अंदर। ये जो लहरें तमाम तरह की उठ रही, इनको खत्म करो। इसीलिए इस देश में आश्रम व्यवस्था थी। चप्पल पहनोगे, एक तरह का कपड़ा पहनोगे, बाल शेव करा के रखोगे, सन्यासी। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं। तुम क्यों क्लास कॉन्शियस हो गए हो, प्रोडक्ट कॉन्शियस हो गए हो? तुम सन्यासी, तुम्हारा बाप अगर क्लर्क है, तुम सन्यासी बन जाओ। सिंपल कपड़े पहनो, सिंपल रहो, और सारी एनर्जी लगा दो पढ़ाई पे। देखो क्या होता है साल भर बाद। साइकिल पे चलो, 10 किलोमीटर के रेंज में अगर तुम्हारा काम है, साइकिल पे चलो, पेट्रोल के पैसा जो बचे जूस पी लो। तुमको कौन देख रहा है बाइक पे जाते हुए, इतना बड़ा बड़ा बाल रख के ऐसे हिला रहे हो चड्ढा की तरह? तुमको देख ही कौन रहा है? विद्यार्थी को सन्यासी की तरह रहना चाहिए। हाँ, तुम ठेकेदार हो वो अलग बात है, तुम बिजनेसमैन हो वो अलग बात है, वो अलग रिक्वायरमेंट है। लेकिन तुम स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट। अरे ट्रिमर आता है, 200-1500 रुपए, 1000 रुपए का ले लो, बाल छोटे छोटे कर लो यार, कैप लगा लिया करो, शैम्पू का पैसा बच गया तुम्हारे। प्राणायाम करो, चेहरा वैसे ही चमकने लगेगा, तुम्हारा लॉरल क्रीम फ्रीम का पैसा बच जाएगा। ये सब पैसा ही तो बचेगा। 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल से चलोगे, तुम्हारा पेट्रोल का पैसा बचेगा। सरलता से रहो। अब तुम्हारा दोस्त ठेकेदार है, बुलेट पे चल रहा है, उसे चलने दो। अपनी साइकिल के आगे लिखा लो ब्लूटूथ, कि मुझे खुद से जुड़ना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, शरीर मजबूत रखेगी, बीपी नहीं बढ़ने देगी, शुगर नहीं होने देगी। अब साइकिल लेके नेशनल हाईवे पे मत चले, तुम चीजों को उल्टा लेके चले जाते हो। 1713 में बालाजी विश्वनाथ बन गए पेशवा। लेकिन साहू जी और मुलायम सिंह यादव जी में एक फर्क था। मुलायम सिंह यादव बहुत समझदार आदमी, बहुत बहुत समझदार और महान। 20वीं शताब्दी के दौर में उनके जैसा नेता असंभव। किसी को भी गले लगा लिया, किसी को भी। कोई भी मिलने आता था, कंधे पे हाथ रख देते थे, ऐसा लगता था कि जैसे अरे भगवान। अब मान लो हम मिलने गए, हम सामान्य घर से, हमारे कंधे पे हाथ रख दिया सीएम, हमारा तो सीना फट के 500 इंच का हो गया। देखा,
उस व्यक्ति को भाव समझ में आता था। मैंने सुना किसी से उनकी धोबी की शायद दुकान जल गई, नया दुकान, उनके बारे में मैंने सुना बहुत सारी बातें, तो मैंने सुनी कि कोई अगर उनके घर पे गया तो किसी को निराश नहीं किया उन्होंने। मैं व्यक्तित्व के समझदार आदमी, बहुत समझदार। उन्हें लगा कहीं बालाजी विश्वनाथ, शायद हिस्ट्री पढ़ाओ, टीचर थे ही, तो उन्हें पता कहीं अमर सिंह बालाजी विश्वनाथ ना बन जाए, हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाए। तो जब अमर सिंह की ज्यादा औकात बढ़ गई, बाहर कर दिया। ये काम शाहू जी नहीं कर पाए। शाहू जी डिपेंड होते चले गए, और किसी पर भी निर्भर होते चले जाओगे तो खत्म हो जाओगे। अब 1713 में पेशवा, और 1700 बालाजी विश्वनाथ, 1713 में पेशवा। पहला काम क्या किया पेशवा के रूप में? पावर को सेंट्रलाइज किया अपने पास। पावर सेंट्रलाइज किया, तो बाकी जो अधिकारी थे वो सब इसके अधीन होते चले गए। ये डिसीजन लेने लगे ना। शाहू पर्दे के पीछे सारा डिसीजन पेशवा लेने लगा, पावर को सेंट्रलाइज कर लिया। जब पावर सेंट्रलाइज कर लिया तो राजा पर्दे के पीछे। और शक्तिशाली बन गए। जुल्फिकार खान से समझौता, जुल्फिकार खान एग्रीमेंट विद मुगल रूलर्स, मुगल शासकों से समझौता। किससे किससे? जुल्फिकार खान, जहांगीर शाह के वजीर जुल्फिकार खान, और फर्रुखसियार के वजीर सैयद बंधु। एसबी मतलब लिख लो सैयद बंधु, नहीं तो बाद में सोचोगे कि यार एसबी सेविंग बैंक। तो पहली बात, अपने आप को सर्वशक्तिमान बना लिया, सारा पावर अपने आप पास रख लिया। और दूसरी बात, जुल्फिकार खान और सैयद बंधुओं से समझौता। जुल्फिकार खान से क्या समझौता किया? जुल्फिकार खान से क्या समझौता किया? चौथ और सरदेशमुखी ले ली, डेक्कन की चौथ और सरदेशमुखी, दक्कन की, डेक्कन की चौथ और सरदेशमुखी ले ली। समझौता ये पढ़ चुके हैं हम कि मुगल ऑफिसर कलेक्ट करेंगे और दे देंगे मराठों को। पैसा, शक्ति बढ़ाना है तो पैसा लाना है, पैसा ले लिया। अब इस चौथ और सरदेशमुखी को कलेक्ट करने के लिए मराठा क्षेत्र जो थे, मराठा एरियाज, उनको मराठा चीफ्स में बांट दिया। भाई किसी को चाहते हो तुमसे जुड़ा रहे तो उसके हितों की पूर्ति तो करो। यह काम कोल्हापुर नहीं कर पाया। तुम्हारे मन में बात आई नहीं कि आखिर बालाजी विश्वनाथ ने ऐसा क्या कर दिया कि सतारा पावरफुल हो गया? ये
मुगलों से समझौता, दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी, पैसा इनके हाथ में आ गया। जिसके हाथ में पैसा उसके हाथ में पावर। तुमने शायद गौर नहीं किया होगा कि आखिर बालाजी विश्वनाथ ने ऐसा क्या कर दिया कि शाहू को शक्तिशाली बना दिया। दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी ले ली मुगलों से। अब मराठा और सिर्फ ली नहीं, मराठा सरदारों में बांटने लगे कि ग्वालियर का इलाका तुम्हारा, मालवा तुम्हारा, गुजरात तुम्हारा, उड़ीसा तुम्हारा। अब सारे बड़े बड़े मराठा सरदारों को लगा कि अरे भैया अगर पैसा कमाना है तो बालाजी विश्वनाथ के साथ चलो। अगर रेलवे का टेंडर लेना है, पीडब्ल्यूडी का टेंडर लेना है, सिंचाई विभाग का टेंडर लेना है, तो अब भाजपा के साथ रहो क्योंकि भाजपा सत्ता में है। यह था बालाजी विश्वनाथ का मास्टर स्ट्रोक। जुल्फिकार खान से दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी, और फिर उस चौथ और सरदेशमुखी को कलेक्ट करने के लिए तुमने सोचा पड़ते वक्त, तुम क्यों सोचोगे? तुम क्यों सोचोगे? तुम्हारे पास कहां सोचने का टाइम है? तुम्हारे पास तो मजा आ रहा है तुमको कि बुलडोजर चल रहा है यूपी में, फलाने का घर गिराया जा रहा है। ये सब तो राजकाज है, चलता रहेगा। अपना समय किसी को मत दो फालतू में। सो पर अपना समय किसी को मत दो फालतू में। पैसा दे दो, लेकिन इस देश का आदमी पैसा देने को तैयार नहीं है। 501 रुपए कोर्स में एक साहब हमसे कह रहे थे कि अरे हमारे जानकार है, अच्छे हैं, मियां बीवी दोनों नौकरी करते हैं, और फोन किए हमसे, कहे हमारे बेटे को कोर्स दे दीजिए। मैंने कहा ले लीजिए, वो तो अभी कहे नहीं। अरे अब हमसे पैसा लोगे, लो। तुम सांस ले रहे हो ना? ये देश की तो कुछ बेसिक कमियां हैं। कहता साहब मैं चाहे जितना ले लो, पैसा ना लो भैया। मोदी जी ने समय खुद को दिया, पैसे पे ध्यान नहीं दिया। पूंजीपति होते, किसी मॉल के मालिक होते, समय खुद को दिया। प्रधानमंत्री, ये देखो, ये बात क्लियर हुई ना? पिक्चर क्लियर हुई? बजाओ ताली, बजाओ ताली। इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। कितनी बार पढ़ के गुजरे होगे तुम एनसीईआरटी से, तुमने सोचा ही नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाया होगा। तुमने सोचा ही नहीं हो, क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाया होगा। यार साहब बालाजी ने ऐसा क्या कर दिया होगा यार? तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे, कोचिंग जाओगे, है? चार चार बार पढ़ोगे, ये सब तुमको समझ में नहीं आया होगा। और इसी से एक व्यवस्था का जन्म हुआ मराठों में। इसी ने मराठों में एक व्यवस्था का जन्म हुआ, सरंजामी सिस्टम। सरंजामी सिस्टम ये किसके इक्विवेलेंट है? मुगलों के जागीर सिस्टम के इक्विवेलेंट है। ग्वालियर,
नागपुर, इंदौर, बड़ौदा, ग्वालियर का इलाका दे दिया सिंधिया को। बोलिए तुम्हारा। नागपुर दे दिया भोसले को, इंदौर दे दिया होलकर को, और बड़ौदा दे दिया गायकवाड़ को। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस कि अपने अपने इलाके में 14 सरदेशमुखी कलेक्ट करो और उसका एक हिस्सा हमें पहुंचा दो। और सेंटर में कौन बैठेगा? पेशवा। और यही जन्म हुआ किसका? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी। और यही जन्म हुआ मराठा कन्फेडरेसी का। मराठा संघ। देखो हाँ, देखो सोचे थे? नहीं सोचे ना? लगाओ, बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली। देखो कितनी मजेदार चीज है पढ़ाई। तुम्हारे दिमाग के हर नस को खोलती है, सोचना सिखाती है तुम्हें। और मैंने सोचना सीखा। मैंने भी तो किसी से सीखा। जैसे तुम्हारे रिश्तेदार, और रिश्तेदारों ने हमेशा सबको कोई व्यक्ति को किसने परेशान किया? रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, दोस्तों ने। तो कृष्ण किससे परेशान है? कंस से, शिशुपाल से। वो शिशुपाल बुआ का लड़का गाली दे रहा है, गाली दिए ही जा रहा है, मुस्कुरा रहे हैं भगवान। इसीलिए तो भगवान है। जो गाली सुन के मुस्कुराए वो भगवान। यही सब तो है भगवान की परिभाषा। जो गाली सुन के मुस्कुराए वो भगवान। और मुस्कुराता ही जाए। गाली सुन के मुस्कुरा नहीं सकता कोई आदमी। कमजोर है तो सर झुका लेगा, उसके चेहरे पे उसके भाव आ जाएंगे। ताकतवर है तो पलटकर गाली देगा। मुस्कुराना, निकाला 9mm की पिस्टल, टाक टाक 100 गोली, दाग दिया उसके सीने में 10-15 गोली। ये अबे इतना गाली दोगे? अरे 2-4 दे लिए थे, अब जाओ। टोक भी रहे उसको। मजेदार बात ये देखो कि प्रभु उसको टोक भी रहे हैं कि शिशुपाल तुम्हारा कोटा पूरा हो रहा है, शिशुपाल ठोकेंगे तुमको अभी। मान ही नहीं रहा है। देखो बदतमीजी उसकी। और प्रभु की महिमा देखो, टोक रहे कि अबे 99 दे लिए, अब चुप हो जा, बाद में देना। राधे राधे। क्या बात है। कोई भगवान कृष्ण बन जाएगा?
तभी तो भगवान है। यहां तो लोग, अरे भैया गाली दे दिया, भैया भैया उल्टा सीधा बोल दिया। ये देखो, मराठा कन्फेडरेसी का जन्म। कोई तुमसे कब जुड़ेगा? जब उसके इंटरेस्ट की पूर्ति होगी। एक समझौता तो किया जुल्फिकार खान से, और दूसरा समझौता, बड़ा डेंजरस समझौता, सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु, 1719 का समझौता। और यहीं पर मराठों का सपना पूरा हुआ। मराठों को पैसा भी दिलाया, मराठों को सम्मान भी दिलाया, तो ताकत तो बढ़ेगी। जुल्फिकार खान से समझौता करके मराठों को क्या दिलाया? पैसा। और सैयद बंधुओं से समझौता करके मराठों को क्या दिलाया? सम्मान। मराठा स्वराज को मान्यता, मराठा स्वराज को मान्यता। किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा। मुगलों के द्वारा मराठा स्वराज को मान्यता। वो शिवाजी का सपना पूरा किया। इसके बदले में, इसके बदले में मराठा शाहू ने 15,000 सोल्जर भेजे मुगल बादशाह की सेवा में। 10 लाख रुपया वार्षिक नजराना। नजराना, टैक्स नहीं, नजराना। तुम्हारे ही इलाके से 1 करोड़ रुपया कलेक्ट करेंगे, 10 तुमको भिजवा देंगे। शाहू जी खुलदाबाद गए औरंगजेब की मजार पर सलाम करने, लिखा है एनसीईआरटी में, पढ़ लो। और सैयद हुसैन अली के साथ मराठा सिपाही दिल्ली पहुंचे और फर्रुख सियार का सत्ता पलट कर दिया। पहली बार मराठों को दिखाई पड़ा कि भाई ये तुम दूर से देखते थे, दूर से सुनते थे मुगल मुगल मुगल, अरे भैया मुगल, और 19 में पहुंचे मराठा दिल्ली और देखे ये मुगल बादशाह तो बीड़ी पी रहा है कोने में बैठ के। बोले ये कौन है? बोले ये फर्रुख सियार। बोले ये, बोले एक तो चेकदार लुंगी पहन के कोने में बैठा बीड़ी पी रहा है, इससे अच्छा तो हमारा वासेपुर का फैजलवा है। यही से उनके मन में तमन्ना जागी कि बेटा आएंगे दिल्ली, तुम चिंता ना करो। तो बालाजी विश्वनाथ बने शाहू के सेवियर। सेवियर किसके? शाहू के। और मराठों को क्या दिलाया? पैसा। और मराठों को क्या दिलाया? सम्मान। मजा आया? तुम तो इतना बोझ लेके पढ़ते हो, अरे बाप रे बाप। तो जिसके तुम सेवियर बनाओगे, जिसको पैसा दोगे, जिसको सम्मान दिलाओगे, वो तुम्हें उठाएगा नहीं है? और इतनी ताकत बढ़ गई बालाजी विश्वनाथ की कि पेशवा का पद हो गया
वंशानुगत, हेरिडिटरी। इतनी ताकत बढ़ गई, इन तीनों चीजों की वजह से इतनी ताकत बढ़ गई बालाजी विश्वनाथ की कि पेशवा का पद हो गया वंशानुगत, हेरिडिटरी। और बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका बेटा बाजीराव वन, हेडिंग डाल लो, बाजीराव वन। इनके ऊपर एक मूवी बनी थी मस्तानी, क्या दिखाना था क्या दिखा रहे हैं। प्रेम किया, अच्छी बात है, प्रेम किया तो खैर कोई बात नहीं, प्रेम में कोई बुराई नहीं है। शाही वर्ग के पास दो ही काम है, प्रशासन और प्रेम। जिसने भी शक्ति इकट्ठा कर ली वो दो ही काम करेगा, या तो प्रशासन लेगा या प्रेम करेगा। भिखमंगे ना तो प्रशासन कर पाएंगे और ना प्रेम कर पाएंगे। बाजीराव वन, फाइटिंग पेशवा, फाइटिंग। ऐसे पढ़ो भैया, जागो भैया, उठो। जवानी है तुम्हारी 20 साल, और ये जो मैं सिखा रहा हूं अगर तुमने इसको 5 साल कर लिया, भगवान। क्या करना है? मुझे योग करना है। क्या करना है? मुझे ध्यान करना है। क्या करना है? मुझे पढ़ाई करना है। और इन सब के साथ जो सबसे बड़ी चीज मुझे करनी है वो है माता पिता का सम्मान, किसी भी कीमत पर। कैसा लगता होगा अब तुम्हारे माँ बाप को जब तुम उनको फोन करके सुबह सुबह प्रणाम करते होगे? कभी कभी कह दिया करो कि भगवान हो यार तुम लोग, और हैं ही। जो भी तुमको बिना मतलब खिलाएगा काम लेगा। कहने की क्या जरूरत है? जो चीज है उसमें कहने की क्या जरूरत है? हैं? कैसा रहा? कितना चीज सीखे तुम आज? कितना चीज सीखे? कभी कभी दुखी हो जाते हो कि आज ऐसा हो गया यार, भला ना। दुखी क्यों होते हो यार? इतनी चीज सीख रहे हो। मैं जानता हूं 10 20 50 लोगों को भेजा गया होगा मुझे गाली देने के लिए, पर तुम कोई बात नहीं, तुम देना चाहते हो तो दो लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। पर तुम्हें भी मैं सिखा रहा हूं, चलो इसी बहाने मुझे गाली ही देने आए हो, लेकिन इसी बहाने कुछ तो सीख रहे हो। सोचो मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, तुम मुझे गाली दे रहे हो। सोचना है इस बात को। बशर्ते तुम्हें जिसने भेजा है उसको पलटकर गाली मत देना। ये चीज मुझसे सीख लो। अनावश्यक लड़ाई मत करना। जब भी तलवार उठाना 1000 करोड़, और तलवार उठाना जरूर। और तलवार उठाना जरूर। दो न्याय अगर दो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो सिर्फ 5 ग्राम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष प्रभु की ले ना सका। कृष्ण को आदर्श बनाओ, कृष्ण को, शिशुपाल को मत बनाओ। शिशुपाल को बनाओगे किसी दिन किसी कृष्ण के सामने पड़ जाओगे, 10 गोली डाल देगा अंदर।
दो न्याय अगर दो आधा दो, और उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष प्रभु की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य उसे साधने चला। मानव का जन्म मिला है, कुछ अच्छा करो, क्रिएटिव कुछ तो बना के जाओ।